नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों का ज़्यादातर जो थ्योरी सेक्शन है डिपार्टमेंटल वो कवर हो चुका है। यहाँ पे हम लोग उसके साथ साथ देखिए, थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही है, जो प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए या फिर जो हमारे द्वारा दिए गए एमसीक्यू हो गए, उनको भी साथ में करते चलना है। इसी उद्देश्य से अभी तक जो हम लोगों का चैप्टर क्लियर हुआ है, उस चैप्टर के बेस पर 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी इस क्लास में हम लोग असम सर्कल का एमटीएस प्लस पोस्टमैन का जो कंबाइंड सेक्शन 1 का पेपर था उसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपका डिपार्टमेंटल प्लस जीके इन दोनों सेक्शन को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका बचा हुआ पोस्टमैन का पेपर नंबर 2 है उसको हम अलग से बताएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो एमटीएस और पोस्टमैन का कंबाइंड पेपर था। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए, आपको साथ ही साथ आप लोग अपना भी मार्किंग करते जाइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बने हैं, कौन सा नहीं बना है तो वो क्यों नहीं बना है, उसको आप गहराई से अपने हिसाब से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, फिलेटलिक ब्यूरोक्स डील्स विथ, यानी फिलेटलिक ब्यूरो का किससे संबंध है, फिलेटलिक ब्यूरो क्या काम करता है। पहले नंबर पे दिया है डाक टिकटों का संग्रह, दूसरे नंबर पे दिया है पासबुक का संग्रह, तीसरे नंबर पे दिया है सिक्कों का संग्रह, चौथे नंबर पे दिया है पीएलआई पॉलिसियों की खरीद। तो जो हमारा बेसिकली फिलेटलिक ब्यूरोक्स है वो डाक टिकट के संग्रह का काम करता है, यानी कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। पासबुक से कोई मतलब है नहीं इसका, सिक्कों का संग्रह है नहीं, पीएलआई पॉलिसी की खरीदी वहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, द इंप्रेशन ऑफ फ्रैंक शुड कंटेन फॉलोइंग डाइज। फ्रैंक के इंप्रेशन में निम्नलिखित डाई शामिल होनी चाहिए। तो आप सबको पता है जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं, फ्रैंक का जो इंप्रेशन पूछा गया है, फ्रैंक आर्टिकल में हम किसका इंप्रेशन लेते हैं, तो 2 चीज़ें उसमें होती हैं, एक होती है वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। तो ये पहले नंबर में ही दिया गया है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, बी में दिया है वैल्यू डाई और स्टैम्प डाई, सी में दिया है वैल्यू डाई एंड कॉस्ट डाई, डी में दिया है वैल्यू डाई एंड एडवर्टाइजमेंट डाई, यानी विज्ञापन डाई। तो ऐसा विज्ञापन डाई कुछ होता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, मशीन फ्रैंक किए गए लेख या आर्टिकल लाइसेंस में एसपीओ द्वारा निर्दिष्ट किसके अधिक कार्यालय में पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं, कितने अधिक, यानी मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन हाउ मेनी पोस्ट ऑफिसेस स्पेसिफाइड बाई एसपीओ इन द लाइसेंस। तो जो हमारा फ्रैंक्ड आर्टिकल होता है उसको हम बेसिकली 2 से ज़्यादा डाकघर में नहीं पोस्ट कर सकते हैं, 2 ही डाकघर में वो पोस्ट होगा। एक जो आपका प्राइमरी डाकघर होगा और उसके बाद ही एक और डाकघर होता है जिसमें आप उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एनी क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एनी चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द प्राइवेट फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ रिपेयर्स शैल बी नोटिफाइड टू द डैश डैश एंड द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। मतलब मरम्मत के मामलों को छोड़कर निजी फ्रैंकिंग मशीन के स्थान में किसी भी परिवर्तन की सूचना किस कार्यालय को दी जानी चाहिए और किस पोस्टिंग कार्यालय में इसकी सूचना दी जाती है। पहले नंबर पे दिया है हेड ऑफ सर्किल, ये तो होगा ही नहीं, हेड ऑफ सर्किल से तो कोई मतलब ही नहीं है। हेड ऑफ रीजन,
हेड ऑफ रीजन भी नहीं होगा, हेड ऑफ डिवीज़न, हाँ ये हेड ऑफ डिवीज़न होगा। हेड ऑफ सब डिवीज़न में भी फ्रैंकिंग मशीन का जो भी काम होता है सब डिवीज़न में नहीं होता है, सर्कल में भी नहीं होता है। दो चीज़ बचा आपका, रीजन और डिवीज़न। तो डिवीज़न क्या होता है, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर के लिए बात कर रहा है, तो प्राइवेट मैन्युफैक्चर का जो लाइसेंस मिलता है वो डिवीज़न ऑफिस से मिलता है, यानी अधीक्षक कार्यालय से प्रभाग के प्रमुख द्वारा उसको जारी किया जाता है। इसीलिए मरम्मत का काम को छोड़कर जो भी फ्रैंकिंग मशीन का अदर परिवर्तन है वो भी वहीं से किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रभाग के प्रमुख या हेड ऑफ द डिवीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है उसमें टिक करना है, जो असत्य है उसको छोड़ देना है या काट देना है। इस तरह के सवाल जब आप प्रश्न करेंगे पेपर में, तो जो गलत है उसको थोड़ा सा सही से पढ़िएगा, जो सही है उनको अलग करके रखना है। तो पहले नंबर पे दिया गया है सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा या बैंक नोट साधारण डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो ये कथन असत्य है, इसको हम साधारण डाक द्वारा सबसे पहले तो नहीं भेज सकते हैं। फिर इसके बाद इन सभी चीज़ों को डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। बी नंबर में लिखा है सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा या बैंक नोट, इनको हम डाक द्वारा नहीं भेज सकते हैं, ये भी गलत है। भाई डाक द्वारा इनको हम भेज सकते हैं, कैसे भेजेंगे अभी देखिए ऑप्शन में आएगा। तीसरे नंबर पे सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा या बैंक नोट बिना बीमा कराए पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं, ये भी गलत है। इसको भाई भेज तो सकते हैं पंजीकृत डाक द्वारा, पर बिना बीमा कराए भेज दें ये संभव नहीं है। इसका देखिए जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या दिया है, सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा या बैंक नोट अंतर्देशीय डाक द्वारा, इनलैंड पोस्ट के द्वारा केवल बीमाकृत भेजे ये सही है कि इंश्योर्ड करके हम इनको इनलैंड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। तो ये कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 6 में आइए। द रिमार्क, यदि प्राप्तकर्ता हिरासत के लिए अनुरोध करने के बाद डिलीवरी लेने में विफल रहता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर हमारा डाक आया, उस डाक को हमने क्या किया कि हिरासत में उसको हमने रखवा दिया, बाद में क्या करना है कि यदि हम उस डाक को रिसीव नहीं करते हैं तो उसका निपटान कैसे होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है मना कर दिया गया, रिफ्यूज्ड, तो यही इसका रिमार्क करके वापस किया जाएगा पोस्टमैन के द्वारा, क्योंकि उनको सूचना दिया गया था, सूचना के तहत जिसका डाक था उसने हिरासत में रखवाया 7 दिन तक, जो भी है जिस तरह का आर्टिकल है। इसके बाद भी अगर वो अटेम्प्ट करने में असमर्थ है, नहीं लेते हैं, तो उसको लेने से मना करके सीधे वापस कर दिया जाएगा, उसमें रिफ्यूज्ड रिमार्क लगाया जाएगा। एब्सेंट होगा नहीं, और ऑप्शन भी देख लीजिए, एब्सेंट अनुपस्थिति लिखा है, ये होगा नहीं। अभिभाषक चला गया या एड्रेसी लेफ्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो नहीं आया। मृतक डिसीज्ड, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो हिरासत में रखने के बाद नहीं लेता है तो उसको हम रिफ्यूज्ड करके वापस कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर में देखिए, PIN स्टैंड्स फॉर, PIN का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PIN का फुल फॉर्म होता है पोस्टल आइडेंटिटी नंबर, ये होगा नहीं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से ही मैच करना है। पोस्टल इंडेक्स नंबर, हाँ, पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर ही होता है। पोस्टल इंफॉर्मेशन नंबर भी नहीं होता, इंडिविजुअल नंबर भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, पोस्टल इंडेक्स नंबर। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पोस्ट टाउन का नाम बड़े अक्षरों में नोट किया जाना चाहिए और रेखांकित किया जाना चाहिए। ऑप्शन को पहले चलिए पढ़ लेते हैं। सड़क का नाम बड़े अक्षरों में नोट किया जाना चाहिए और रेखांकित किया जाना चाहिए। पाने वाले का नाम बड़े अक्षरों में नोट किया जाना चाहिए। भवन का नाम बड़े अक्षरों में नोट किया जाना चाहिए। इसमें क्या हमेशा होता है, देखिए जो पोस्ट टाउन हमारा होता है, पोस्ट टाउन को हमेशा बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में इसको आइडेंटिफाई और नोटिफाई करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें उसको देखना है। देखिए, आप प्रश्न चाहे जितना साधारण हो, प्रश्न चाहे जितना सिंपल हो, उसको हल्के में नहीं लेना है। आप प्रश्न को गहराई से समझिएगा, बनता है तब भी आप उसको बार बार समझिए, नहीं तो बनती हुई चीज़ ज़्यादा गलत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वही राइट आंसर हो जाएगा। पंजीकृत लेखों को पोस्ट बॉक्स में संबोधित किया जा सकता है, मतलब रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन बी एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स, ये चीज़ गलत है। बताया था ना, जो चीज़ गलत होगा वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ हकीकत में गलत है, पर ऑप्शन में ये चीज़ सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ही ए नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे भी देख लीजिए, ऑप्शन देखने में क्या जाता है। अनपेड आर्टिकल्स कैन नॉट बी एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स, ये सत्य है। इसको हम पोस्ट बॉक्स में अनपेड आर्टिकल को नहीं डाल सकते हैं। इंश्योर्ड आर्टिकल कैन नॉट बी एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स, इंश्योरेंस वाले को भी नहीं डालते हैं। फुली पेड आर्टिकल्स कैन नॉट बी एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स, फुली पेड ऑर्डिनरी लेटर्स कैन बी एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स, यानी पूर्ण भुगतान वाले साधारण पत्र पोस्ट बॉक्स में भेजे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखिए होगा तो ए नंबर होगा, है ना, क्योंकि ये गलत है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 10 में, डाक लेख के किस भाग पर पिन सहित प्रेषक का नाम और पता अंकित होना चाहिए। मतलब जो सेंडर हमारा है, सेंडर का नेम और एड्रेस कहाँ पे होना चाहिए, उसका किस कोने पे, उसका हमको बताना है। तो अभी तक दो चीज़ें पढ़े थे हम लोग, सेंडर का नाम और एड्रेस कहाँ पे होना चाहिए, दूसरा चीज़ हमें स्टैंपिंग किधर करना चाहिए। तो जो स्टैंपिंग होता है वो हमेशा लिफाफे के ऊपरी साइड में राइट हैंड टॉप कॉर्नर में होता है। जो एड्रेसी का एड्रेस और नाम लिखा जाता है वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बॉटम साइड में होता है। तो बॉटम लोअर हैंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये देखिए 10 नंबर पे, 10 नंबर सवाल पे ये डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कि बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे भेजने वाले का नाम और पता लिखना है। 11 नंबर पे देखिए प्रश्न दिया गया है OIGS स्टैंड्स फॉर, तो ये सबको पता है OIGS क्या होता है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस तरह के प्रश्न को आप हिंदी में नहीं देखिएगा, जो हमारे फुल फॉर्म वाले हैं उनको इंग्लिश में देखिएगा। भारत सरकार सेवा पर यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसा, भारत सामान्य सेवा पर, इस तरह में कंफ्यूजन हो सकता है। आप इंग्लिश वाला जब पढ़ेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 12 नंबर पे देखिए, 12 नंबर प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन निषिद्ध डाक लेखों के दायरे में नहीं आता है। निषिद्ध डाक मतलब होता है प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स। कौन सा नहीं आता है, जो नहीं आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे दिया है कुछ भी जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के उल्लंघन में भेजा गया है, तो ये आता है, ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल में है, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। बी नंबर पे कोई भी अशोभनीय या अश्लील मुद्रण, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफी, उत्कीर्णन, पुस्तक या कार्ड या कोई अन्य अशोभनीय या अश्लील लेख, ये भी उसके दायरे में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। कोई भी पत्र, पोस्ट कार्ड, समाचार पत्र, पैकेट या पार्सल जिस पर या उसके कवर पर अभद्र अश्लील चीजें इस तरीके से कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वो भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। साधारण डाक द्वारा राखी या रक्षाबंधन में जो राखी भेजते हैं उसकी पोस्टिंग, तो इसको ये चीज हमारी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में नहीं है, निषिद्ध डाक के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट फॉर प्रोसीजरमेंट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बाय एन इंश्योरेंट, यानी किसी बीमाकर्ता द्वारा डाक जीवन बीमा की खरीद के लिए अधिकतम बीमा राशि की सीमा क्या है। तो PLI का जो लिमिट होता है वो 50 लाख होता है। कितना होता है, 50 लाख होता है, और RPLI की जो लिमिट होती है वो 20 लाख रुपए होती है।
और मिनिमम पीएलआई का जो है वो 20,000 से स्टार्ट है। आरपीएलआई का जो मिनिमम है वो 10,000 से स्टार्ट है। इसको ध्यान में थोड़ा रखे रहिएगा, यहाँ पे पीएलआई का पूछा गया, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 50 लाख रुपए। प्रश्न क्रमांक 14 नंबर में देखिए, अटल पेंशन योजना की सदस्यता के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। मतलब एपीवाई का जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम कितना होता है, तो एपीवाई का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो होता है 40 साल। कितने साल होता है, 40 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर में आइए, बिजनेस पार्सल सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पार्सल सर्विसेज। यानी जो भी बिजनेस पार्सल सेवा के संबंध में इसमें जो कथन गलत होगा, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो कथन गलत होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ए, पिकअप फैसिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम द कस्टमर प्रेमाइसेस, मतलब ग्राहक परिसर के पिकअप सुविधा उपलब्ध है, ये होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। अधिकतम वजन सीमा 35 किलोग्राम तक है, ये भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। कैश ऑन डिलीवरी बिजनेस पार्सल में अधिकतम 50,000 रुपये तक उपलब्ध है, ये भी होता है, सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। बिजनेस पार्सल खेप के लिए बीमा का अनिवार्य कवरेज आवश्यक है, या कंपलसरी कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट। तो ये चीज़ अनिवार्य नहीं है, बिजनेस पार्सल में आप इंश्योरेंस करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए प्रश्न नंबर 16 में आते हैं, कारपोरेट ग्राहकों द्वारा बिना छूट के माई स्टैम्प प्राप्त करने के लिए देय न्यूनतम राशि क्या है। तो जो हमारे द मिनिमम अमाउंट पेबल फॉर गेटिंग माई स्टैम्प बाय कारपोरेट कस्टमर्स विदाउट डिस्काउंट इज, विदाउट डिस्काउंट में जो कारपोरेट ग्राहक के लिए जो फीस है उसके लिए बात कर रहा है कि, है ना, तो कितना इसमें आपको देना पड़ता है। माई स्टैम्प के लिए देय न्यूनतम राशि जो है आपके जानकारी के लिए बता दें, ये 300 रुपये तो माई स्टैम्प के एक टिकट का वैल्यू है, एक सीट का वैल्यू है। दूसरी चीज़, कारपोरेट ग्राहक के लिए माई स्टैम्प की जो न्यूनतम देय राशि है वो 15 लाख रुपए है। ये हमारे आप माई स्टैम्प का जब हम क्लास लिए थे स्टैम्प एंड बिजनेस का, उसमें देखिएगा मिल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा अमाउंट, 15 लाख रुपए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर प्रश्न में आइए, द चेंज और रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग्स स्कीम आर बीइंग नोटिफाइड ऑन बेसिस। तो किस बेसिस पर होता है, लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में परिवर्तन या संशोधन को आधार पर अधिसूचित किया जा रहा है। कितने दिनों बाद उसको परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें वार्षिक दिया है, अर्धवार्षिक दिया है, मासिक दिया है, त्रैमासिक दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रैमासिक, यानी क्वार्टरली बेसिस पर वो चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं। इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो चेंज होता रहता है। प्रश्न क्रमांक 18 में आइए, व्हाट इज द टैरिफ फॉर लोकल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक्ड अप टू 50 ग्राम। 50 ग्राम तक बुक किए गए स्थानीय स्पीड पोस्ट लेख के लिए टैरिफ क्या है। तो 50 ग्राम के लिए जो स्थानीय लोकल के लिए जो टैरिफ होती है वो 15 रुपये तो होता ही है। सबसे पहले भाई 15 रुपये तो होता ही है, पर 15 रुपये के साथ में जीएसटी उसमें क्या होता है, अलग से देना पड़ता है। तो 15 रुपये प्लस जीएसटी, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। स्थानीय लेख बुकिंग के लिए आपको इतना चार्ज पे करना होगा। आरएमएस की वह शाखा जहां बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, पत्रों की छटाई नहीं की जाती है, सीधी बात है, उसको ट्रेमो बोलते हैं, यानी ट्रांजिट मेल ऑफिस बोलते हैं। कितनी बार ये आता है, बार बार वही चीज पूछ रहा है। एएमपीसी स्टैंड्स फॉर, एएमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले भी बताया था। जब आप शॉर्ट फॉर्म को देखेंगे तो उसको हमेशा आप इंग्लिश वाले लैंग्वेज में देखिएगा। तो एएमपीसी अहमदाबाद मेल पार्सल सेंटर, ये तो होता ही नहीं है। एनी टाइम मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ये भी नहीं होता है।
असम मेल पार्सल सेंटर ये भी नहीं होता है। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर ये होता है। ये आपका पोस्ट ऑफिस में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से जो डेफिनेशंस हम लोग पढ़े हैं वहां से ये टॉपिक उठाया गया है, ये चैप्टर उठाया गया है। प्रश्न क्रमांक 22 में देखिए, इन मेल ऑफिस सीआरसी का क्या मतलब होता है? कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, पहले नंबर पे ही दिया गया है। सीआरसी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये इसका राइट आंसर है। फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सर्किल रजिस्ट्रेशन सेंटर, कॉमन रजिस्ट्रेशन सर्कल। जो नहीं पढ़े रहेंगे तो आप इसमें से किसी में भी एक टिक कर देंगे, पर इसमें आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। इसीलिए आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आसान होती हैं। थ्योरेटिकल आप पढ़ना ही पड़ेगा, प्रश्न आप कितने रट लेंगे, इसीलिए थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें बनने लगेंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सीआरसी मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। लौटाया गया पत्र कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाता है, यानी रिटर्न लेटर ऑफिस कहाँ पे होता है? तो एवरी डिवीज़न में तो ये होता नहीं है, इन पोस्टल स्टोर डिपोट में भी नहीं होता है, आरएमएस ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्किल, आरएलए ऑफिस जो हमारा होता है वो कहाँ पे होता है? पोस्टल सर्किल के हेडक्वार्टर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पोस्टल सर्किल के हेडक्वार्टर पे। ए ऑर्डर आर इशूड बाई, ए ऑर्डर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो दो तरह के हमारे सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो एक पोस्ट ऑफिस के हो गए और एक आरएमएस के हो गए। तो जो ए ऑर्डर हमारा जारी होता है तो वो सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। DMNSL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी वाला छोड़िए, इंग्लिश वाला देखिए। डिस्ट्रिक्ट मेल एंड स्टेशन लेवल, ये नहीं होगा। ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट, भाई ड्यू मेल तो होता है, सॉर्टिंग लिस्ट भी होता है, तो DM और SL का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो ड्यू मेल और सॉर्टिंग लिस्ट होगा। तो यानी 24 नंबर का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न क्रमांक 25 नंबर में देखिए, सेवा पोस्ट कार्ड या सर्विस पोस्ट कार्ड्स जो वैकल्पिक मेल मार्गों के सापेक्ष लाभतया लेखों के अवरोध का कारण निर्धारित करने के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो सर्विस पोस्टल कार्ड्स जो होता है वो हमेशा ट्रायल कार्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका उद्देश्य किसके लिए होता है? ट्रायल कार्ड्स के लिए। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मेघदूत कार्ड होगा नहीं, मुद्रित पोस्ट कार्ड होगा नहीं, सचित्र कार्ड ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। NPO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेबरिंग पोस्ट ऑफिस, गलत है। नाइट पोस्ट ऑफिस सही है, नॉर्थ पोस्ट ऑफिस गलत है, नॉन परफॉर्मेंस पोस्ट ऑफिस ये भी गलत है। तो जो रात्रि डाकघर होते हैं उनको हम नाइट पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। टोटल नंबर ऑफ पोस्टल सर्कल्स इन इंडिया में, भारत देश में हमारे टोटल 23 पोस्टल सर्कल हैं। कौन कौन से हैं आप उसको देख लीजिएगा। तो कितने पोस्टल सर्कल हो गए? 23। शाखा डाकघर सामान्य रूप से प्रतिदिन कितने घंटे तक कार्य करते हैं? तो जो हमारे शाखा डाकघर हैं वो 4 से 5 घंटे के लिए खोले जाते हैं। 4 घंटे मिनिमम उनका रहता है, 5 घंटे मैक्सिमम होता है। तो BO शाखा डाकघर यानी BO 4 से 5 घंटे के लिए होता है, 4 घंटे मिनिमम, 5 घंटे मैक्सिमम। तो यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 घंटे। प्रश्न क्रमांक 29 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ आरएमएस ऑफिस? रेलवे मेल सेवा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन जो होगा वही राइट आंसर होगा। इस तरह के ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। सत्य कथन, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यानी ट्रू एंड फॉल्स को ढूंढने में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है इट प्रोवाइड्स सेविंग बैंक सर्विसेज, मतलब आरएमएस वाले क्या है, सेविंग बैंक सर्विसेज प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। रेलवे
टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो भाई रेलवे के पास तो खुद ही है, तो आरएमएस सेक्शन की क्या ज़रूरत है? ये भी गलत है। यह पंजीकृत लेखों के लिए बुकिंग सुविधा प्रदान करता है। 29 नंबर पे ध्यान से देखिए, यह पंजीकृत लेखों के लिए बुकिंग सुविधा प्रदान करता है, मतलब इट प्रोवाइड्स बुकिंग फैसिलिटी फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आरएमएस सेक्शन है वो हमें हमारे लिए बुकिंग सुविधा भी प्रदान करते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रश्न क्रमांक 30 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज पेमेंट ऑफ पोस्टेज। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? तो जो हमारा राजस्व टिकट होता है, उसको हम रेवेन्यू टिकट बोलते हैं, उसका उपयोग आप डाक टिकट के पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये रहा हमारा असम सर्कल का 2023 का पोस्टमैन प्लस एमटीएस का कंबाइंड जो पहला पेपर हुआ था। इसके बाद डिपार्टमेंटल आपका पूरा हुआ। अब हम आपको बताते हैं इसमें जीके के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। 31 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो जो 2023 में आया था, तो मित्रों जरूरी नहीं है कि वो 2024 में आए, 2025 में आए, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है। हमारा जीके का क्वेश्चन हल करवाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप जान लीजिए कि किस किस फील्ड से प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। क्योंकि जीके जीएस बहुत सागर है, बहुत सागर है, आप उसको कितना भी पढ़ेंगे तो जो हमारा एरिया है वो एरिया तो कम से कम मालूम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2023, आप ऑस्कर अवार्ड 2000 करंट में 25 का दे रहे हैं, तो 25 का पढ़ के जाइएगा। ये थोड़ा सा एक तरीका है। तो उस टाइम पे 2023 में ऑस्कर अवार्ड तो हाथी फुसफुसाते हैं। ए नंबर पे देखिए, द एलिफेंट विस्परर्स, ये इसका राइट आंसर है। इसी में लघु फिल्म में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अब इसी तरह से 2025 में यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड है किस क्षेत्र में किसको मिला था, तो उसको याद कर लीजिएगा, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। किस वर्ष श्री भूपेन हजारिका को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से संबोधित किया गया था? मतलब भारत रत्न जो पुरस्कार अभी तक जिनको जिनको मिला है, किस वर्ष किसको किसको मिला है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लिस्ट ही वहां से देखिएगा। यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें, भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और भूपेन हजारिका को कला के क्षेत्र में दिया गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, मरणोपरांत ये भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ था। तो कला के क्षेत्र में 2019 में ये पुरस्कार उनको मिला था। बेसिकली भूपेन हजारिका असम के रहने वाले थे। प्रश्न क्रमांक 33 में देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसकी घटना 1942 में हुई थी? तो ये गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी से जितने भी संबंधित आंदोलन हैं उन सबको आपको देखना है। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि जीके का प्रश्न हल, पुराने प्रश्न पत्र हल करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि किस किस फील्ड से प्रश्न पूछे गए हैं, वही फील्ड हमको चुनना है। अब यहाँ पे क्या है, गांधी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी थियोरेटिकल हैं, आप उनको देखिए, रटिए, चाहे कुछ भी करिए, याद करिए, किसी बहाने से वहाँ पे आपको प्रश्न वही चीज़ें पूछी जाएगी। तो 1942 में आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और जो दांडी मार्च है वो 1930 में हुआ था, 1930 में, ये भी गांधी जी से संबंधित है। सोपी विद्रोह 1857 की क्रांति से संबंधित है, सोपी विद्रोह। साइमन वापस जाओ आंदोलन, ये आपका 1928 में है, 1928 में साइमन वापस जाओ है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर पे देखिए, ये नैतिकता से पूछे गए हैं। नैतिकता में आपको जनरली सोच विचार कर खुद से ही एक्सप्रेशन देना है। कल्पना कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में मनी ऑर्डर का भुगतान कर रहे हैं और एक वृद्ध महिला आपको वृद्धावस्था पेंशन मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए 10 रुपए का टिप देती है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ए नंबर पे है पैसे स्वीकार करता है, उसे धन्यवाद देता है। बी नंबर पे पैसे स्वीकार करता है, महिला को राशि प्रदान करने की रसीद देता है।
सी नंबर देखिए, धन स्वीकार करता है और इसे विभाग को जमा करता है। डी नंबर पे भुगतान प्राप्तकर्ता पैसा स्वीकार ना करें और उसे समझाएं कि भुगतान प्राप्तकर्ता को भुगतान करना उनका कर्तव्य है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर डी ही हो जाएगा, मगर कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो डी बस को छोड़ देंगे, बाकी ए बी सी में से कोई भी मार देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, उसको थोड़ा सा नैतिकता के तौर पर उस टाइम पे लेना है। प्रैक्टिकली आप कुछ भी करते हो वहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है उसको आप नैतिकता के साथ आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भाई उसे हमें पैसा नहीं लेना है, उनको वृद्धा को हमको बताना है कि उसका पैसा नहीं लगता, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 35 में देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने कार्यालय में लेटर बॉक्स खाली करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और लेटर बॉक्स खाली करते समय आपको लेटर बॉक्स में 500 रुपए का नोट मिल गया। अब बताइए, बल्ले बल्ले भाई, 500 रुपए में तो पार्टी हो जाएगी। इस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आप भौतिकली फिजिकली वहाँ पे कुछ भी करिएगा, मगर प्रैक्टिकली आपको दिमाग से तो वही चीज़ करना है जो भाई इसका राइट आंसर है। ए नंबर पे इसे विभाग को जमा करने के लिए पोस्ट मास्टर को सौंप दें, पोस्ट मास्टर ले लेगा, रखे आपको उपयोग करने के लिए है। इसे कार्यालय के सभी कर्मचारियों के बीच चाय पिला दें, पार्टी कर दें, इसी किसी दान उद्देश्य के लिए दे दें। तो जो यहाँ पे मेन उद्देश्य है, देखिए वो चीज़ क्या होती है कि आप उसको पैसे के पाएंगे तो उसके पोस्ट मास्टर को सबसे पहले देंगे, जमा करने के लिए पोस्ट मास्टर को देंगे। वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। जो हमारा काम था वो हम कर दिए, मिला हम उनको सौंप दिए, अपने काम के लिए उसको नहीं रखना है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 35 का ए। भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य देखिए भारत का राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे बड़ा पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दीव दमन की राजधानी कहाँ पे है? तो राज्य और टेरिटोरियल स्टेट जो है उसके राज्य और राजधानी भी आपको याद करना है। इस समय भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 टेरिटोरियल स्टेट हैं, सभी के राज्य और राजधानी भी पूछ लेता है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है राजधानी है। लेह लद्दाख की राजधानी है। सिलवासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। अब दमन द्वीप भी इसी में है, इसलिए इस टाइम पे इसका पूरे का राजधानी दमन चल रहा है, पर यहाँ पे दमन ना देते हुए सिलवासा दिया है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सिलवासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कावारत्ती भी दिया है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती होती है, तो यहाँ पे इसका कावारत्ती तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 48 नंबर। संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। जनवरी भी दिया है इसमें, ध्यान देखिएगा, जनवरी में टिक ना कर दीजिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को। जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखना है। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। ये अभी करंट में कौन है इसको आप देखिएगा, पर ओम बिरला तो है नहीं, वेंकैया नायडू ये भी नहीं है। इस टाइम पे 2023 में भी वही थे जगदीप धनखड़, और अभी भी हैं। ये 2022 में चुने गए थे। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जगदीश धनखड़ हैं। जितने भी आपके अभी तक में उपराष्ट्रपति होंगे ये भी देख लीजिएगा कौन किस नंबर पे हैं, जगदीश धनखड़ किस नंबर पे हैं। तो हो सकता है इस बार यही पूछ ले कि जगदीश धनखड़ किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं या किस नंबर के राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, है ना। इस तरह से सवाल देखिए बनते हैं और उनको आप ध्यान से समझिएगा। जीके का हम अलग से भी कवर करवाएंगे। प्रश्न क्रमांक 50 नंबर पे देखिए, स्वीटी बुरा ने विश्व चैंपियनशिप 2023 में भी निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी 2025 के जो हैं उसके हिसाब से देखिएगा, अभी ये चीज़ नहीं आएगी। पुरानी चीज़ें जो है वो बार बार आती रहती हैं, पर नई चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होती।
करंट अफेयर हमेशा नया होता है। तो उस टाइम पे 2023 में जो हमारी स्वीटी बुरा थी, उनको बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अवार्ड जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहा आपका पोस्टमैन प्लस मेल गार्ड प्लस MTS 2023 का असम सर्किल का आपका डिपार्टमेंटल प्लस जीके का हल प्रश्न पत्र। मैथ्स का हम अलग से करवाएंगे, उसको आप परेशान मत होइएगा। आप इसको देखिए, जब हम हल प्रश्न पत्र करवाते हैं तो हमारे आंसर देने से पहले ही आप मन में सोच लीजिएगा, टिक करके रखे रहिएगा, कौन सा गलत हुआ है उसको गौर से देखिएगा, गंभीरता से सोचिएगा और अच्छे से करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9329064360, इस पे आप कांटेक्ट करिए, कोई ना कोई आपसे बात करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्लास से संबंधित है, केवल बहुत छोटी सी फीस रखी जाती है। ये तो पब्लिक क्लास है, बहुत छोटा सा फीस रखा जाता है। जो हमारे विभाग के काम करते हैं साथी लोग हैं, थोड़ा सा देखिए, उनको भी हमको देखना पड़ता है। एडिटिंग करना हो गया, कैसे डॉक्यूमेंट्री बनाना है, कैसे पेपर जनरेट करना है, इस हिसाब से। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मस्त होकर तैयारी करिए और अच्छे से जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।